बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों को सुना गया है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इन दरख्वास्तों को सुना। आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है, क्या फ़ैसला है, उसके असरात क्या होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान के वकील ज़हीर अब्बास साहब, जिन्होंने आज दलाइल भी दिए, और बुशरा बीबी के वकील मोहम्मद उस्मान गिल एडवोकेट, जो ट्रायल को भी दोनों, जो ज़हीर अब्बास साहब, उस्मान गिल ट्रायल कोर्ट में भी 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के केस की पैरवी कर रहे हैं। आज कमरे अदालत में मौजूद थे। मुख्तसरन मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पूछेंगे कि इस केस में जो फ़ैसला आया है, इस फैसले के क्या असरात होंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दोनों बरियत की दरख्वास्तें जो है वो ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दी हैं, और उसमें एक वजह जो बताई गई है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने, मतलब एहतसाब अदालत ने जो बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला दिया था उसमें रीजनिंग नहीं दी गई थी, और अदालत ने यह कहा है कि हम दोबारा उनको भेज देते हैं, दोबारा वो सुनेंगे, फैसला करेंगे, रीजनिंग देंगे। और दूसरी जानिब ट्रायल कोर्ट ने कल 342 का जो स्टेटमेंट है इमरान खान और बुशरा बीबी का, उसके लिए भी कल बुला रखा है। इस हवाले से भी पूछेंगे कि क्या ट्रायल कोर्ट पर जो आज स्टे जो है वो यहाँ पे स्टे था कि ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं दे सकती, अब वो आज से स्टे भी ख़त्म हो गया है, तो उसके क्या असरात होंगे। ज़हीर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इमरान खान साहब का जो केस है, इस केस में मुख्तसरन आप बताइएगा कि आपका केस क्या है, कि आप क्यों चाह रहे हैं कि इस स्टेज पे इमरान खान साहब को इस केस से बरी किया जाए, और उस पर फर्दर हम बात करते हैं कि अदालत की क्या सोच है। देखिए जी, नैब ऑर्डिनेंस में एक जितना भी ये सारा का सारा लॉ है ना, ये इसकी जो अट्रैक्शन है किसी भी बंदे पे वो तब होती है जब किसी ने अपना कोई पर्सनल गेन लिया हो। ख़ास तौर पर इन अमेंडमेंट्स की रोशनी में, इन अमेंडमेंट में कैटेगराइज कर दिया गया कि किसी भी, प्लेन रीडिंग इसकी है कि कोई वो ऑफेंस नहीं है अनटिल एंड अनलेस के किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का पर्सनल गेन ना हो। ये इसकी प्लेन रीडिंग है। और जब इस अमेंडमेंट वो सुप्रीम कोर्ट ने इनको वैलिडेट किया, उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी, क्योंकि ये लॉ ऑफ लैंड है। ठीक है। और इवन अदरवाइज जो ओल्ड जो नैब ऑर्डिनेंस था उसमें भी यही था कि सो एज टू गेन हिमसेल्फ पर्सनल गेन। ठीक है। तो खान साहब का केस जो था, ये जो 190 मिलियन पाउंड में ये एलेज करते हैं कि ये जो ट्रस्ट है ना, ये खान साहब का पर्सनल गेन है। अब इस ट्रस्ट का जितना भी रिकॉर्ड है, जितनी भी उसकी डीड्स हैं, ट्रस्ट की डीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट खास जो बीबी साहबा ने की हैं या खान साहब ने बीइंग ए ट्रस्टी साइन की हैं, उसकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है कि ये दोनों उसके बेनिफिशरी नहीं हैं, ना ये दोनों उसके बेनिफिशरी होंगे, ना इनके बच्चे होंगे, ना इनकी फैमिली मेम्बर्स होंगे, ना किसी किस्म की सैलरीज या रेम्यूनरेशन वगैरह लेंगे। ठीक है। और जब कभी ये प्रॉपर्टी जो डोनेशन हुई है, ये प्रॉपर्टी जो डोनेट की है, जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी ट्रस्ट की, तो ये इसी तरह की किसी और ऑर्गेनाइजेशन को शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। ये प्रोसिक्यूशन का अपना केस है। मीनिंग देयर कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने सबमिट किए हैं, उनका ये डॉक्यूमेंट है कि ये केस इनका खुद का ये है कि खान साहब का या बीबी का किसी किस्म का कोई केस में पर्सनल गेन नहीं है। और उसी ग्राउंड पे हमने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन हमने दी जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आ रहा था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, आप देखेंगे कि जब खान साहब को इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, तो इसी 9 मई 2023 को, तो उस वक्त ये जो नई अमेंडमेंट्स हैं वो इन फील्ड थी। ठीक है। इन फील्ड थी, तो उसका बड़ा कैटेगराइज कर दिया गया था कि कोई शेल का वर्ड है कि किसी किस्म की अरेस्ट नहीं होगी, वारंट ऑफ अरेस्ट चेयरमैन नैब नहीं जारी करेगा इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन, मैंने कैटेगोरिकली उसको एक क्वेश्चन किया था कि आपके वारंट ऑफ अरेस्ट कब जारी हुए। उसने एक डेट बताई। अच्छा। मैंने कहा इस डेट तक, इन ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन से लेके इस डेट तक किसी किस्म का आपने को कॉल अप नोटिस भेजा खान साहब को, वो है कि वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। उसने कहा नहीं जी, हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। ठीक है। तब जाके वो सारी जो सूरत हाल हुई कि उस डे 1 से जो ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है लॉ की, सारी चीज़ों की, वो अरेस्ट से लेके अब तक, अब जब पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि प्रोसिक्यूशन ने एक विटनेस भी ऐसा पेश नहीं किया जो ये कहे कि इसमें इन लोगों का कोई पर्सनल गेन है, तब जाके हमने एक एप्लीकेशन दी। और एप्लीकेशन हमने दी तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जनाब इस स्टेज पे, क्योंकि ट्रायल जो है वो कंक्लूजन की स्टेज पे है, तो लिहाजा मैं इस पे को मेरिट्स पे को फाइंडिंग दूंगा तो वो प्रेजुडिस करेगा अदर अक्यूज़ के केसेस को। जबकि इसमें टोटल 8 अक्यूज़ हैं, 2 मियाँ बीवी जो है वो फेस कर रहे हैं, और बाकी 6 जो है वो प्रेजुडिस किसको होना, हम दोनों की 265 केस थी। बिल्कुल। तो आज इन्हीं चीज़ों को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखते हुए कि एक तो उन्होंने मेरिट पे फाइंडिंग नहीं। अच्छा, इस पे बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। गिल साहब, ये बताएं कि बुशरा बीबी का नाम बहुत आता रहा कि फरागोगी, उन्होंने कुछ लेन देन हुए, या जो यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है उसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये वो,
तो आज आपने बात भी की उस हवाले से, जो बुशरा बीबी हैं, आप क्यों कहते हैं कि बुशरा बीबी को इस स्टेज पर इस केस से बरी कर दिया जाए? देखिए, इसमें जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जो एप्लीकेशन हमने फ़ाइल की थी बुशरा इमरान खान साहबा के बिहाफ पे, वो उस वक्त दायर की थी जब प्रोसिक्यूशन ने अपना आखिरी गवाह एग्जामिन करा दिया, और वो गवाह था मियाँ उमर नदीम PW35 के, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन मज़ीद और कोई शहादत अदालत में पेश नहीं करना चाहती थी। लेकिन उन 35 गवाहान की शहादत के बावजूद कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आई, ना ही उन 35 गवाहान में से किसी ने भी एक लफ्ज़ ये अदा किया कि बुशरा इमरान खान की किसी किस्म की कोई मुआवनत आनत इस सारे मामले में मौजूद है। ठीक है, क्योंकि बुशरा इमरान खान पे चार्ज ही ये है कि उन्होंने एड और अबेटमेंट की है। तो जब कोई गवाह आके ये कहता नहीं कि कोई आनत हुई है या कोई अबेटमेंट हुई है, तो फिर उसके बाद हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी कि जब एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो हमें इस केस से बरी किया जाए। क्योंकि बुशरा इमरान खान का ना तो किसी कैबिनेट मीटिंग के साथ, ना किसी अप्रूवल के साथ, ना किसी डिसीजन के साथ, ना ही किसी ऑफिशियल वर्किंग के साथ कोई ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं है। ठीक है, तो इस तनाज़र में ये सुप्रीम कोर्ट का अमेंडमेंट का फैसला आने से पहले बुशरा इमरान खान साहबा की ये बरियत की दरख्वास्त मेरिट्स पे केस की एविडेंस देखते हुए दायर की गई थी। इस पे ये बताएं कि जो कोर्ट है, मतलब अदालत ने दोनों को अलग अलग जो है वो देखना था, तो दोनों को अलग अलग जब देखना था तो अलग अलग फाइंडिंग देनी थी, तो दोनों को उन्होंने एक ही नज़र से देखा कि एक तो चले कैबिनेट का डिसीजन है नहीं है, उनमें उनका रोल है, अमेंडमेंट्स के बाद देखा जाएगा, या फर्दर जो है, और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है बुशरा इमरान जी, तो उन दोनों को एक ही नज़र से इंसाफ अदालत ने असल में आज जो चीज़ हाईलाइट हुई कोर्ट में और आर्ग्यू हुई वो भी यही थी कि जज साहब ने दोनों एप्लीकेशंस को पेंडिंग रख के डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट गिविंग एनी रीज़न, विदाउट गिविंग एनी फाइंडिंग ऑफ मेरिट्स, विदाउट एप्रिशिएटिंग द ग्राउंड्स ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस मूव्ड बाय इमरान खान एंड बुशरा इमरान खान। ग्राउंड्स दोनों की इंटायरली डिफरेंट हैं, लेकिन उन एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करने की कोई रीजनिंग नहीं दी। तो यही इस ऑर्डर में इलीगैलिटी थी, जिसको इस कोर्ट ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी उसको बिल्कुल कहा कि उनको मेरिट्स पे डिसाइड करना चाहिए था, रीजनिंग दे के डिसाइड करना चाहिए था। अगर ये उन्होंने विदाउट गिविंग रीजनिंग इसको डिस्पोज ऑफ किया है तो ये बिल्कुल गलत है, और इसी वजह से ये दोनों एप्लीकेशंस उनको ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दी गई हैं कि इनको मेरिट्स पे डिसाइड किया जाए। अच्छा ज़ाहिद साहब, एक चीज़ मैं ऐड करके आपकी तरफ आऊँगा कि जो बुशरा इमरान हैं, बुशरा बीबी हैं, उनके हवाले से आज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जब उनको ये उनके सामने ये फैक्ट्स रखे गिल साहब ने, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इनकी दरख्वास्त तो हर सूरत में आपको पहले डिसाइड करनी चाहिए, जिसके हवाले से जो अमजद परवेज़ हैं उन्होंने अदालत को बताया था कि एहतसाब अदालत के जज साहब ने कहा कि मैं जो हतमी जजमेंट होगी उसी के साथ इसका फ़ैसला भी दे दूँगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि हतमी जजमेंट के साथ इसका फ़ैसला देना या ना देना मैटर करता है, मैटर तो कबल अज़ वक्त ही करता है। ज़हीर साहब ये बताएं कि ये जो 8 मुल्ज़मान है टोटल, इसमें 6 नहीं है, उसका क्या कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है? नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब के हवाले से आज भी नैब के प्रोसिक्यूटर ये कह रहे थे कि इन पे और भी नैब के जो चार्जेस हैं वो ऑफेंसेस मौजूद हैं, और जो आप बात कर रहे थे कि कैबिनेट का वो जो प्रोटेक्शन हो गई है, लेकिन एक एक्सेप्शन है उसमें भी है कि जब तक कि आपका वो पर्सनल आपने को गेन ना लिया हो। तो इन दोनों सूरतों पर जवाब दीजिएगा कि इसमें आपके क्या मौक़िफ़ है? सर देखें ना, जो सेक्शन 4 है ना एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनओ पे, वो उन्होंने लिखा है कैटेगरिकली कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनओ फलां ट्रांजेक्शन है, उसमें डिसीजन ऑफ द कैबिनेट जो है वो इम्यून है। जो एक्सेप्शन है वो है कि उसका किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का पर्सनल गेन हो। ठीक। और इन्होंने मेरे पे केस भी यही बनाया था कि ये मेरा पर्सनल गेन की डोनेशन है, ये मेरा पर्सनल गेन है। ठीक है। और जब इनकी एविडेंस आई, एविडेंस जितनी भी इन्होंने पेश की, खा वो डॉक्यूमेंट्री थी या वो ओरल थी, एक वर्ड नहीं आया कि मेरा किसी किस्म का गेन है इस केस। अच्छा। और वो सारा का सारा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट के नाम पे आज तक अगर मेरा कोई पर्सनल गेन हो या मेरे नाम पे हो, ना इन्होंने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को फ्रीज़ करवाया, ना इन्होंने अकाउंट्स जो अलकादर के हैं उनको फ्रीज़ करवाया, और ना किसी किस्म की इवन के वो जो
फरद शहजादी के नाम पे 240 कनाल लैंड ये एलेज करते हैं ना जी, कि जी। वो हमारी फ्रंट फ्रंट में वो भी उस पर ना काशन है ना कोई फ्रीजिंग ऑर्डर है, वो आज भी उन्हीं आज के भी नाम उन्हीं पे। के नाम पे है, किसी किस्म की और प्रोसीडिंग उसमें नहीं है। गवाहों ने आकर क्या कहा कि उन्होंने उसकी क्या कल पोजीशन है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा कि उस पर कोई कॉशन नहीं है, कोई फ्रीजिंग अच्छा। ऑर्डर नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं उसको। नहीं, उस जगह में पेमेंट हुई और वो तो इनका विटनेस था ना जी, एक अच्छा। पटवारी था, उसने कहा कि अगेंस्ट 53 करोड़ 530 मिलियन के अगेंस्ट ये लैंड जो है वो ट्रांसफर हुई है। ये अब इनके गवाह ने कहा ये है। कहते हैं कि वो ओरल एविडेंस है जी, अब इनका खुद का गवाह है, वो क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रवेल करती है किसी बंदे ओरल एविडेंस वो जरा के दौरान वो जरा के दौरान उसने कहा कि ये जो लैंड है 240 कनाल अगेंस्ट ये फरद शहजादी के नाम पे मुंतकिल हुई है अगेंस्ट द कंसिडरेशन ऑफ 53 करोड़। ठीक है। अब ये इनका अपना गवाह है, इन्होंने ना उसको री-एग्जामिन करवाया ना उसको हॉस्टाइल करवाया, आज तक वो जो है एविडेंस वो इन फील्ड है। फिर जो खान साहब के मुतल्लिक वो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट तो ट्रस्टी दोनों ही है ना जी, उनके मुतल्लिक इनका एक PW आता है PW5, वो कहता है जनाब ना कि ये दोनों किसी किस्म के बेनिफिशरी नहीं हैं, बल्कि खान साहब के बारे में उन्होंने यह कहा कि खान साहब 3 दफ़ा ट्रस्ट पे आए हैं, उस जो अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट है उसकी, तो एक खान साहब वहाँ से पानी पीने तक के रवादार नहीं, वो अपनी पानी की बोतल भी अपने साथ लाए थे। अच्छा। और 1 रुपया ना बिल्डिंग का, ना एक मरला ज़मीन का, 1 इंच ज़मीन का, ना किसी किस्म के अकाउंट से इन दोनों के पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। और जितनी भी डोनेशन आई है, जितनी भी डोनेशन है वो सारी की सारी अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के अकाउंट्स में आई हैं, या उसके नाम पे ज़मीन है, या बिल्डिंग उन्होंने खुद बनाई है। 1 रुपये के रवादार ये दोनों जो मुलज़म आज जनाब के सामने जी, जी। थे वो नहीं हैं। अब इस सारे सिनेरियो में फिर जाके हमने, क्योंकि वो आपको पता पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केसेस हैं, और जब वो था इवन के खुद की अमेंडमेंटें की हुई, उस अमेंडमेंटों की रोशनी में पर्सनल गेन नहीं है, फिर भी केस बना दिया, चला भी लिया, उसमें अरेस्ट भी कर लिया, बेल में भी ऑब्जर्वेशन आई, वो इनका PW ऑनरेबल हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि हम PW20 ये जो है 5 है इसको कहाँ ले जाएं, जिसमें वो CFO है, वो जो CFO है इसको कहाँ ले जाएं, और उसको भी इन्होंने आज तक नहीं हॉस्टाइल कराया, जब तक वो अब भी तो खैर इनकी प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज इन्होंने कर दी है। तो ये सारे सिनेरियो में जो है ना जी, एप्लीकेशन ऑफ एन्यू जो है वो होल ऑफेंसेस पे है। ठीक है। उसमें बेशक 9A2 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी है, लेकिन जब नायब का लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है तो मीनिंग जब सेक्शन 9 है और उसके जो ऑफेंसेस हैं वो भी एप्लीकेबल नहीं है। अब इशू ये है कि कहना कि जनाब 50 करोड़ का थ्रेशोल्ड भी है, एप्लीकेशन ऑफ एन्यू भी है, चलिए हमारा तो वो केस है ही ना 500 मिलियन वाला, सारे के सारे सूरत हाल में जब नायब का लॉ इस कैबिनेट के डिसीजन को कहता है कि इम्यूनिटी है और पर्सनल गेन इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया, अलेज किया कि अलकादर की डोनेशन जो है वो मेरा पर्सनल गेन है। अच्छा। इन्होंने तो कैटेगराइज कर दिया ना, पहले था फाइनेंशियल गेन, फिर जो आखिरी इन्वेस्टिगेशन में जब इन्होंने चेंज किया ना उसको मिस यूज ऑफ अथॉरिटी को पब्लिक वो पर्सनल गेन जो है। ठीक है। अब पर्सनल गेन की एविडेंस क्या है, अलेज करते हैं, लेकिन स्टेप एक विटनेस नहीं आके कहता कि ये खान का पर्सनल गेन, देखे ना। अच्छा, अगर पर्सनल गेन में एक विटनेस ने भी ये नहीं कहा कि ये उनका इन पर्सनल गेन दोनों उन्होंने लिया जो है। ट्रस्टी है इनका किसी किस्म का गेन है। ठीक है। और देखे ना कैबिनेट पूरी का पूरी वो 22 गालबन या 21 मेंबर थे कैबिनेट के जिन्होंने जी, जी। डिसीजन किया है, उसके अलावा और भी लोग थे जो स्टेट मिनिस्टर थे, एक बंदे को मुलजिम नहीं बनाया गया। अच्छा, उनमें हमारे से कोई सब नहीं। सारी की सारी कैबिनेट का यूनानिमस डिसीजन है। और जो 2 आए थे ना विटनेस हमारे खिलाफ, जुबैदा जलाल और वो जो है परवेज़ खटक ने तो खान जी, का जी। नाम ही नहीं लिया, और जुबैदा जलाल तक जो है वो कहते हैं जनाब कि हमने इस पे किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं किया इसके मिनट्स पे। ठीक है। कोई ना कैबिनेट की तरफ से ऑब्जेक्शन है ना कोई, वो जो मिनट्स हैं कहते हैं कि वो जो लिफाफा जो था बंद लिफाफे से कैबिनेट को अप्रूवल करा, वो आज़म खान के जाता ना जी, उसके सामने वो नोट रखा शहजाद अकबर साहब ने, और उस नोट को रखा तो मैंने उसको सवाल किया कि शहजाद अकबर वो आज़म साहब जब आपके सामने ये नोट रखा था तो आपने इसको पढ़ा था? कहते जी मैंने पढ़ा था। अच्छा। और अच्छा, वो नोट पढ़ा था, ये कहते हैं कि वो बंद था जी। ठीक है। उसने कहा मैंने वो नोट पढ़ा था, उसके साथ डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी थी, मैंने पढ़ने के बाद मैं खान साहब के पास गया, PM की अप्रूवल होती है ना एजेंडा बनाने के लिए, तो अप्रूवल लेने के बाद जो वो सेक्रेटरी थे कैबिनेट डिवीजन के, वो गालबन उनकी डेथ होगी, उनके हैंड ओवर कर दिया ताकि इसको कैबिनेट के सामने रखे। ठीक है। इनका एक ऐसा गवाह नहीं है कि वो जो नोट खुला था जिसके साथ डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी थी वो डॉक्यूमेंट कैबिनेट के सामने नहीं गया। ठीक है। इनका ये भी केस नहीं है, सिर्फ एलिगेशन है कि वो कैबिनेट में जो था वो बंद लिफाफा अप्रूव करवा लिया गया। और इशू जो है कैबिनेट के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उन पे लिखा है कि इस पे ड्यू डेलिब्रेशन हुई, डिस्कशन हुई, कंसल्टेशन हुई, फिर उसके बाद कैबिनेट ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि इसको सील कर दिया जाए। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ, इसको जब ओपन ना हो।
अब ये इनका अपना केस है, लेकिन फिर भी जो है आपको पता है कि कानून। अच्छा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं वो उनका स्टेटमेंट एग्जैक्टली बताइएगा क्या है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले में। सारी फाइनेंशियल गेन की बात हो रही है। एक और बात कर रहे थे आज अमजद परवेज़ साहब कि कोई जो ऐसी सेक्शन लगी हुई है कि जिसमें अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास किसी XYZ का कोई मामला पेंडिंग हो तो उस दौरान अगर वो उसका कोई एक्ट ऐसा हो तो उस पर भी एक लगता है, तो वो शायद कि मलक रियाज इस किस्म की वो बात कर रहे थे, तो उस पर आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का भी बताएं। और वो देखिए ज़रा, एक तो पहली बात तो ये है कि चूँकि अभी आज हमारा केस रिमांड हुआ है फ्रेश डिसीजन के लिए, ठीक है, तो जो चीज़ें हमें कोर्ट में हाईलाइट करनी है, मेरा ख्याल है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट ना करूँ तो मुनासिब है, क्योंकि वो चीज़ें वहीं कोर्ट में ही मेरिट्स चीज़ें आर्ग्यू हों तो बेहतर है। ठीक है। सेकेंडली, जो जैसा कि ज़हीर साहब ने ये बताया है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का था वो प्रोसिक्यूशन का अपना विटनेस था, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन ने वो विटनेस इसलिए कोर्ट में एग्जामिन करवाया टू इस्टेब्लिश के ये जो डोनेशंस चीज़ें और अलकादर का बिल्डिंग लैंड है ये पर्सनल गेन है इमरान खान और बुशरा इमरान खान का, ठीक है जी, ठीक है। और ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन कैटेगोरिकली फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द रिप्लाईज ऑफ द क्वेश्चन वो CFO हर चीज़ रिकॉर्ड पे लेके आया कि इनकी जो डीड ऑफ डोनेशन है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो CFO उस डीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डोनेशन जिसकी बेसिस पे बुशरा इमरान खान को इस केस में मुलजम बनाया गया कि उन्होंने डोनेशन रिसीव की और वो डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट साइन की, उसका विटनेस भी है। अच्छा जी, तो उसने चूंकि वो CFO था तो उसने सारे अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, एवरीथिंग, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम 2019 to 2023 he produced all the things before the investigating agency as well as before the court. और जब उनको कैटेगोरिकली क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछा गया कि ये जो डोनेशंस आपको आई हैं 2019 से लेके 23 तक 22 तक, इनमें से किसी किस्म की कोई अमाउंट इमरान खान, बुशरा इमरान खान के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई, इन्होंने कोई बेनिफिट लिया, कोई इवन सैलरी बीइंग अ ट्रस्टी ली, तो वो कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई कि इन्होंने किसी भी मद में 1 रुपये का भी बेनिफिट अपनी ज़ात के लिए लिया हो। और ये भी रिकॉर्ड पे लेके आया कि जो ट्रस्ट डीड है जो रजिस्टर्ड है विद द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, उसके कंटेंट्स के मुताबिक जो ट्रस्टीज़ हैं, जो सेटलर है, उसका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई नियर वन, कोई डियर वन भी इससे कोई फ़ायदा नहीं ले सकता। ठीक है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है? उसमें लिखा है उसमें, और ना ही आज तक किसी ने लिया। ठीक हो गया। अब देखते हैं नाजरीन के इस अहम केस में क्या होता है, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो दोनों केसेस जो एक्विटल की जो दोनों दरख्वास्तें हैं वापस भेज दी हैं, और अब एहतसाब अदालत ने फ़ैसला करना है कि वो अब अलग से इनकी दोनों दरख्वास्तों का फ़ैसला करेंगे या जो हतमी जो जजमेंट होगी उसके साथ भी फ़ैसला जो है वो आज डायरेक्शन होगी कि वो पहले करेंगे। अब देखना यह है कि इससे कबल मैं एक आपको केस बता देता हूँ। उस केस में भी इस किस्म की सिचुएशन बनी थी, लेकिन उस केस में भी फैसला आ गया था। तो वो इमरान खान साहब 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए थे। उससे एक दिन पहले यही टाइम था, तकरीबन 4 बजे यहाँ से ऑर्डर जो है वो निकला कि जो स्टे था वो ख़त्म हो गया, और 2 दफ़ा की प्रोसीडिंग्स कलअदम हुई। जज हमायूं दिलावर साहब के सामने केस था, और जज हमायूं दिलावर साहब 4 अगस्त का वक़्त था जब यहाँ से ऑर्डर निकला, और अगले दिन 12:30 बजे उन्होंने फ़ैसला भी सुना दिया। और आदमी जजमेंट वो जो उनके आर्गूमेंट्स भी थे वो भी नहीं हुए थे, और बहुत सारी चीज़ें उसमें थी। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। आप देखते हैं कि क्या करती है कोर्ट अपने ऑर्डर में। ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो रिटन में आएगा, कि उस ऑर्डर में अगर तो उन्होंने ओपन लिख दिया कि आप इस जो है डिसाइड करें, और उसमें कुछ भी ना लिखा कोई टाइम फ्रेम, या ये ना लिखा कि जजमेंट से पहले करें, तो फिर मेरा ख्याल है रास्ता जो है वो निकल आएगा। फिर आप अपीलों में जो है वो चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना। ज़हीर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका, उस्मान गिल साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर केसेस एक्चुअली हैं क्या, इल्ज़ामात क्या हैं, सेक्शंस क्या लगी हैं, नैब जो है वो क्या प्रूव कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। बड़ा अहम केस है, क्योंकि बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा हुई हैं 2 हफ्ता 10 दिन पहले,
अगर इस केस का फैसला अगले 10-12 दिन 15 दिनों में आता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरियत से पहले ही जो है वो फाइनल जजमेंट भी आ जाती है और सज़ा हो जाती है, तो बुशरा बीबी फिर गिरफ्तार भी हो जाती हैं। अगर वो बरी हो गई तो फिर तो वो बरी ही रहेंगी, लेकिन अगर उनको सज़ा हो गई इस केस में तो फिर वो दोबारा उनको जेल जाना पड़ सकता है। तो हमें इजाज़त दीजिए, फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।